हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम पढ़ने वाले हैं सेल के बारे में। हमने सेल के बारे में फिजिक्स में ही पढ़ा है, जिसमें हम एक बैटरी सोर्स की तरह यूज़ करते हैं अपने सर्किट में करंट फ्लो करने के लिए। केमिस्ट्री में हमने सेल के बारे में पढ़ा है, किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो उसके न्यूक्लियस के चारों तरफ जो ऑर्बिट्स होती है उन्हें हम सेल कहते हैं, जिनका नाम हम के एल एम एन एंड सो ऑन हम देते हैं। अगर हम बायो की बात करें तो बायो में सेल का मतलब बिल्कुल अलग है। बायोलॉजी में किसी भी आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्टडी करनी हो, जैसे प्लांट, एनिमल, तो आपको उससे पहले सेल की बेसिक नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। और जो सेल का नॉलेज है ये आपके हर टॉपिक से कोरिलेट करेगा। तो देखिए, जो सेल होता है वो सबसे छोटा पार्ट होता है। आप एक तरीके से यूँ समझ लीजिए, अगर आपको कोई इंग्लिश लैंग्वेज समझनी है तो उससे पहले आपको अल्फ़ाबेट का नॉलेज होना ज़रूरी है। इन द सेम वे अगर आपको बायोलॉजी में कोई भी टॉपिक समझना है तो आपको सेल का नॉलेज होना चाहिए। तो सेल एक हमारे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी यूनिट होती है। और अगर हमें उसका फंक्शन समझना है कि वो कैसे काम करता है, वो कैसे बना है, तो अगर हम उस सेल का फंक्शनल और स्ट्रक्चर समझ जाएंगे कि कैसे काम कर रहा है, कैसे बना है, तो हम पूरी उस लिविंग बीइंग या उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का हम क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं जो हमारे सेल हुआ वो क्या होगा, एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो हमने लिखा है सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। देखिए, अब हर लैंग्वेज, कोई भी शब्द होता है उसका हर अलग अलग जगह अलग से नाम लिखा जाता है। जैसे हम कुर्सी की बात करें, हिंदी में कुर्सी, इंग्लिश में चेयर होता है। ऐसे ही जो सेल होता है उसका बायोलॉजी में नाम दिया जाता है साइटो। जहाँ भी साइटो आएगा वहाँ इसका मतलब सेल से रिलेटेड बात हो रही है। और जिस भी वर्ड के लास्ट में लॉजी आएगा, LOGY, तो उसका मतलब हो जाएगा हम उस चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं, मीन्स स्टडी कर रहे हैं। तो हम सेल को क्या बोलते हैं बायोलॉजी टर्म में, साइटोलॉजी। साइटो मीन्स सेल एंड लॉजी माने स्टडी। अब देखिए, सबसे पहले आपसे पूछा गया है कि इसकी डिस्कवरी किसने करी। इसकी जो सबसे पहले डिस्कवरी करी उनका नाम है रॉबर्ट हुक, जिनको हम फादर ऑफ द सेल भी कहते हैं। इन्होंने जो सबसे पहले इन्वेंशन करा था सेल का, इन्होंने करा था एक बार्क में, मीन्स जो पेड़ की छाल होती है, आउटर मोस्ट छाल, उसमें करा था। बट वो जो पहला सेल था वो कैसा था, डेड सेल। तो पूछ सकता है डेड सेल का इन्वेंशन किसने करा, तो आपको तभी भी रॉबर्ट हुक का नाम लेना है। एंड द फादर ऑफ द सेल इज आल्सो रॉबर्ट हुक। अब आता है लिविंग सेल। जो सबसे पहला लिविंग सेल जो करा था वो करा था एल्गी में। वो किसने करा था, A.V. लीवनहुक, मीन्स एंटोनी वैन लीवनहुक। इन्होंने हमारा जो फर्स्ट सेल करा था वो एल्गी में इन्वेंट करा था। अब देखिए, कुछ बेसिक टर्म्स है जो आपको सेल से रिलेटेड सुनाई देगी, आपने पढ़ी होगी, जैसे यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। तो यूनि का मतलब ये होता है सिंगल, मीन्स वन। तो जो भी बॉडी एक सेल से बनी हो उसको कहेंगे हम यूनिसेलुलर। और हमें पता है कि जो सेल होता है ना, जो सेल का जो एक ओरिजिनल साइज होता है वो बहुत छोटा होता है, मीन्स 0.1 माइक्रोमीटर्स होता है। तो आप उसको नेक्ड आई से नहीं देख सकते, उसको देखने के लिए हमको ज़रूरत पड़ती है माइक्रोस्कोप की। तो और अगर मैं पूछूं कि जैसे बर्ड्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ये मल्टी सेलुलर है या यूनिसेलुलर है, तो अगर ये यूनिसेलुलर होता, एक ही सेल से बना होता, तो क्या हमें नेक्ड आई से दिखता, नहीं दिखता। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो भी एनिमल्स, प्लांट्स हम नेक्ड आई से देख सकते हैं तो वो कभी यूनिसेलुलर नहीं होंगे, वो हमेशा क्या होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे। मल्टी सेलुलर मीन्स मैनी सेल्स, जो बहुत ही ज़्यादा सेल से बन के मिले होंगे। तो जैसे मैंने लिखा है, ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मैनी सेल्स एंड बिगर इन साइज एंड कॉम्प्लेक्स। तो आपको पता है जब बहुत सारे सेल से बन के मिले तो उनका साइज बिगर होगा ही होगा। तो इसलिए यह हमने पढ़ा मल्टी सेलुलर एंड यूनिसेलुलर। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे जो हमारा सेल है उसके अंदर जो अलग अलग ऑर्गेनेल्स है उनका स्ट्रक्चर कैसा है, कैसे बने हैं, क्या उनका फंक्शन होता है। चलिए हम अब इसको आगे देखते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनेल्स ऑफ सेल। अब देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमने क्या पढ़ा है, जैसे सोच लीजिए जैसे हमारा एक हाउस होता है, उसके चारों तरफ हम फेंसिंग करते हैं, तारबाड़ करते हैं कि कोई भी अनवांटेड चीज विदाउट हमारी परमिशन के घर के अंदर ना आए। ऑन द सेम वे सेल जो होता है, सेल के जो चारों तरफ वाला एरिया होता है, ये वाला, इसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। अब इस सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है, ये क्या करता है, ये अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो चीज़ इसको चाहिए होती है वही चीज़ ये लेता है, अदरवाइज नहीं लेता। तो जो ये सेल मेम्ब्रेन होती है ये बहुत ही पतली मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम कह भी सकते हैं परमिएबल मेम्ब्रेन। परमिएबल मीन्स जहाँ पर आपको परमिएबल आ जाए, मतलब उसका मतलब होता है जो कि लिक्विड और गैस को क्या कर सकती है, अंदर बाहर जाने के लिए अलाउ करती है। तो परमिएबल का मतलब आप याद रखिए। उसके बाद क्या है, ये सेल क्या होती है ना, ये ज़्यादा हार्ड नहीं होती, ये फ्लेक्सिबल होती है। आप ऐसे लगा सकते हैं कि जैसे मेरा हैंड है, अब इसमें सेल है, सेल से बन के टिश्यू, टिश्यू से ग्लैंड, ऐसे बन के ऑर्गन, देन जाके हमारा पूरी बॉडी बनी है। तो अगर मैं इसको दबा रहा हूं तो देखिए इसके अंदर सेल, ये मेरे हैंड के अंदर, तो ये इजीली प्रेस हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो इसकी सेल की मेम्ब्रेन है वो ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो जो सेल की मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है। इसका फंक्शन फ्लेक्सिबल होने का कारण इसलिए होता है कि जैसे बाहर से कोई हमारा कोई पार्टिकल आया,
जैसे कोई प्रोटीन आ गया, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, तो अगर ये चेक करेगी कि इसको चाहिए या नहीं चाहिए, सेल की मेम्ब्रेन चेक करेगी, तो अगर सेल को इसकी नीड होगी तो जो ये मेम्ब्रेन होगी ये यहाँ से यूं करके खुल जाएगी और जो ये पार्टिकल ये अंदर चल जाएगा और उसके बाद ये मेम्ब्रेन दोबारा बंद हो जाएगी। तो इसलिए ये मेम्ब्रेन क्या होती है, फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन होती है। और जो मेम्ब्रेन होती है ये दोनों में मिलेगी, प्लांट सेल और एनिमल सेल। देखिए जो प्लांट सेल और एनिमल सेल है इनका फंक्शन लगभग एक ही होता है, बट कुछ ही जो अंदर के पार्ट्स है वो दोनों में अलग होते हैं। उसके लिए अलग वीडियो में हम पढ़ लेंगे, दोनों के सेल स्ट्रक्चर आपको स्क्रीन में दिख रहे होंगे। चलिए अब पढ़ते हैं हम डिफ्यूजन के बारे में। डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट हर जगह पढ़ा है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ ऑटोमेटिकली आना। आप ये समझ लो, मीन्स अगर आपने एक बॉल रखी है हाइट में, अगर आप उसको छोड़ते हो तो आपको बिना किसी फोर्स के वो बॉल आपको नीचे आती हुई दिखाई देगी। बट अगर आप किसी बॉल को नीचे रखते हो और उसको ऊपर भेजना है तो आपको एक एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी, भारी बल की जरूरत पड़ेगी। बट जो डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट होता है इसमें क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल समझो, हमने बाल्टी में पानी डाला, पानी कभी ऐसा देखा कि एक साइड बहुत ऊपर चढ़ गया, एक साइड बिल्कुल कम हो गया, कभी ऐसा नहीं होता, दोनों साइड क्या होता है, बराबर होता है। इसलिए जो डिफ्यूजन प्रोसेस होता है इसमें क्या होता है, जैसे सेल के अंदर वाटर की नीड पड़ेगी सेल को जीने के लिए, तो अगर बाहर ज्यादा पानी है अंदर कम है तो ये डिफ्यूजन की हेल्प से क्या कर देगा, पानी ले लेगा। अंदर ज्यादा पानी हो गया, बाहर निकालना, तो डिफ्यूजन की हेल्प से बाहर निकाल देगा। तो इसलिए जो हमारा डिफ्यूजन प्रोसेस होती है इसका काम ये होता है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। अब एक बात समझिए, जैसे हमारा सेल है, सेल को जीने के लिए क्या चाहिए, वाटर चाहिए, और क्या चाहिए, गैसेस चाहिए, कुछ पार्टिकल्स चाहिए। तो उनका वो जो अंदर लेना बाहर लेना वो किसकी हेल्प से होता है, डिफ्यूजन की हेल्प से ही होता है। ये मतलब डिफ्यूजन कॉन्सेप्ट ही यूज होता है। तो अगर हम फिक्स डिफ्यूजन के लिए एक लैंग्वेज बोले या कि एक डेफिनेशन दे, तो हम कह सकते हैं कि अगर सेल को कोई भी गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, ऑक्सीजन होगी, उसको अंदर लेना है या बाहर करना है, तो उसके लिए हमें जो प्रोसेस का नाम देंगे उसका नाम देंगे हम डिफ्यूजन। तो अभी हमने डिफ्यूजन के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं आगे ऑस्मोसिस के बारे में। देखिए ऑस्मोसिस क्या होती है, ये एक प्रोसेस होती है सेल से वाटर को अंदर लेने के लिए या बाहर लेने के लिए। इससे पहले हमने डिफ्यूजन पढ़ा है, डिफ्यूजन में हम मेनली जो गैसेस होती थी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन लेते थे। और जो ये ऑस्मोसिस होता है ना, इसमें भी जो इसके पीछे की प्रोसेस होती है, जो इसके पीछे का मेन चीज होता है वो डिफ्यूजन ही होता है। डिफ्यूजन का ही कॉन्सेप्ट ये यूज करता है। बट जब ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है, वाटर को रिलीज करता है, उसके लिए हम मेन टर्म यूज करते हैं, उसका नाम होता है ऑस्मोसिस। जैसे जो आपको पता है, जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो वाटर कहाँ से लेते हैं, रूट्स से लेते हैं, जड़ों से लेते हैं। तो वो जो प्रोसेस होती है वाटर लेने की, वहां भी जो यूज होती है उसको कहते हैं हम ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस आपने समझ लिया। इससे रिलेटेड एक टर्म है रिवर्स ऑस्मोसिस। देखिए इसमें क्या होता है, मैंने आपको बताई थी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है, जो कि लिक्विड्स हो गए, पार्टिकल्स होते हैं, उनको अंदर बाहर आने देती है। बट जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है ये क्या करती है कि जब पानी, जो हमारी जड़ें होती है, जब ये पानी लेती है ना, तो इसके साथ छोटे छोटे पार्टिकल्स आते हैं, प्रोटीन्स आते हैं। तो जो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, ये जो पार्टिकल्स होती है ना उनको ब्लॉक कर देती है, बड़े पार्टिकल्स को ब्लॉक कर देती है, सिर्फ लिक्विड और बहुत छोटे छोटे पार्टिकल को बाहर जाने देती है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, इट इज अ वाटर प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी। पता है वाटर प्यूरिफाई कर रही है, दैट uses the semi permeable membrane to remove the large particle from the drinking water। मीन्स सिंपल समझो, ऑस्मोसिस क्या हो, वाटर को पास करेगी, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या करेगी, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स की हेल्प से बड़े पार्टिकल्स को हटा देगी और वाटर और छोटे पार्टिकल्स को अंदर जाने देगी। अब हम पढ़ रहे हैं सेल वॉल के बारे में। देखिए इससे पहले हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे सेल वॉल। सबसे पहली बात जो है ना, जो सेल वॉल है वो कभी एनिमल्स में नहीं पाई जाएगी, वो हमेशा किस में पाई जाएगी, प्लांट्स में पाई जाएगी। तो जो सेल वॉल होती है ना, जैसे हमने क्या पढ़ा था पिछले उसमें देखा था, जैसे एक सेल है, ठीक है, ये इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, तो ये हमने पढ़ी थी सेल मेम्ब्रेन। इसी के बाहर एक और लेयर होती है जिसको हम दे देते हैं सेल, इसको जैसे मैंने दे दिया कि सेल मेम्ब्रेन, और इसको मैंने दे दिया सेल वॉल। तो ये क्या होती है, ये थोड़ी हार्ड होती है, जिसकी आप देखो जितने भी हमारे प्लांट्स होते हैं वो कितने हार्ड होते हैं, किसकी वजह से, वो सेल वॉल की वजह से ही हार्ड होते हैं। तो क्या इट इज एब्सेंट इन एनिमल, ये तो आपको बिल्कुल याद रखना है कि जो सेल वॉल होती है वो एनिमल में नहीं पाई जाती। प्लांट सेल वॉल मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है हमारा सेल्यूलोज, जो कि इसको क्या बनाता है, हार्ड बनाता है। ये एक तरीके से कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है। ये क्या करता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, और इसी की वजह से जो हमारी सेल की वॉल होती है, मतलब मेम्ब्रेन के बाद जो ये बाहर वाली वॉल होती है, इसको क्या करता है, मजबूत बना देता है। इसलिए जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही मजबूत होते हैं। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में। साइटोप्लाज्म क्या होता है, ये ना एक टाइप का लिक्विड होता है, एक जेली लिक्विड होता है, मतलब ना पूरा ही लिक्विड होगा ना बिल्कुल ही बहुत ही ज्यादा सॉलिड होगा, ये बीच का होगा, लिक्विड भी होगा और थोड़ा सॉलिड भी होगा। इसका मेन काम क्या होता है, ये हमारा जैसे ये सेल है ना, रफ डायग्राम देखिए, सेल है, तो जो सेल के बीच में ये होता है न्यूक्लियस, इसके बारे में हम
आगे पढ़ेंगे। ये होता है हमारा न्यूक्लियस। तो ये बाउंड्री और इस न्यूक्लियस के बीच में जो ये वाला एरिया होता है ना, इसमें हमारा आता है साइटोप्लाज्म। इसका काम क्या होता है कि सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स है अलग अलग, अभी हम आगे स्टडी करेंगे, उन सबको होल्ड करना। अगर साइटोप्लाज्म में नहीं होगा तो जो इसके अंदर ऑर्गेनेल्स है वो इधर उधर भाग जाएंगे और उनका फंक्शन नहीं हो पाएगा ढंग से। तो उसका काम हमारा करता है साइटोप्लाज्म। देखिए जो ये साइटोप्लाज्म होता है ना, यहाँ तो होता ही होता है, जो हमारी यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन होती है ना, इसमें भी होता है। सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है, प्रोटीन होता है, लिपिड होता है। लिपिड होता है जैसे फैटी हो गया, वैक्स टाइप का, जैसे मोम टाइप का होता है, मतलब वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता। तो जो साइटोप्लाज्म है, यह मैंने बताया क्या रहेगा, सेल वॉल और न्यूक्लियस के बीच में रहेगा, जितने भी ऑर्गेनेल्स है उनको क्या करने के लिए, होल्ड करने के लिए। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं न्यूक्लियस के बारे में। देखिए जो ये है ना न्यूक्लियस, ये बीच वाला पार्ट मैं आपको अलग से दिखा देता हूँ। जो न्यूक्लियस है ना, बीच वाला पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सेल में सारा काम, मेनली हर चीज को कंट्रोल यही करता है। जैसे हम है, हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी को कंट्रोल कौन करता है, हमारा दिमाग करता है। उसी तरीके से इस सेल का दिमाग क्या है, न्यूक्लियस। तो आपसे पूछ सकते हैं कि ब्रेन ऑफ द सेल क्या होगा, तो आपको बोलना पड़ेगा न्यूक्लियस। तो अब आपको पता है हमारी जितनी एक्टिविटी है ब्रेन कंट्रोल करता है, तो इन द सेम वे, इन द सिमिलर वे, जो हमारा सेल होगा उसकी जितनी भी एक्टिविटीज होगी, फंक्शन होगी, वो कौन कंट्रोल करेगा, हमारा न्यूक्लियस करेगा। तो हम इसको कह सकते हैं कंट्रोल रूम की तरह भी हो गया। तो देखिए अब न्यूक्लियस, और हाँ अब इसको डिस्कवर किसने करा, डिस्कवर करा है रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेल ब्रेन। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम सेल ब्रेन भी बोलते हैं। ये देखिए, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेल ब्रेन। और सेल ब्रेन, न्यूक्लियस आल्सो एक्ट एज कंट्रोल सेंटर, कंट्रोल सेंटर की तरह एक्ट करता है फॉर ऑल एक्टिविटीज ऑफ द सेल, सेल की सारी एक्टिविटीज के लिए। अब देखिए, अब ये न्यूक्लियस है, अब यहाँ पर क्या है, अभी बताया मैंने आपको साइटोप्लाज्म, यहाँ पर पूरा साइटोप्लाज्म है। इस न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से जो अलग करती है वो होती है एक डबल मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है वो, एक डबल मेम्ब्रेन होती है, और उसका नाम दिया जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, जो न्यूक्लियस को किससे, साइटोप्लाज्म से अलग करती है, उसका नाम दिया जाता है हम क्या कहते हैं उसको, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब देखिए सेल में हमने क्या पढ़ लिया, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म, इन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। आपसे पूछ सकता है कि प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं, अलग अलग चीजों का कॉम्बिनेशन दे देगा, लिख देगा सेल वॉल प्लस न्यूक्लियस, सेल वॉल प्लस साइटोप्लाज्म, बट जो प्रोटोप्लाज्म है उसको हम किस का कॉम्बिनेशन कहते हैं, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म। तो ये था हमारा प्रोटोप्लाज्म के बारे में। देखिए अब हम पढ़ेंगे क्रोमोसोम्स के बारे में। क्रोमोसोम्स क्या होता है, जैसे हमने सेल पढ़ा है, सेल के अंदर हमने क्या देखा, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स का क्या होता है, जब हमने क्रोमोसोम्स को साइंटिस्ट ने माइक्रोस्कोप से देखा तो उनको एक स्पॉट टाइप का दिखा, मीन्स एक कलरफुल स्पॉट दिखा, तो वहीं से इसका नाम रखा गया क्रोमोसोम्स। मतलब अगर हम इसको देखें, क्रोमा का मीन्स क्या होता है, कलर, एंड जोम का मतलब होता है बॉडी, मतलब एक कलरफुल बॉडी दिखी उन्हें, तो उन्होंने उसका नाम लिख दिया क्रोमोसोम्स। जो ये क्रोमोसोम्स होता है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। और ये कब दिखाई देता है, जब भी देखो जो हमारा सेल होता है, सेल कहाँ से आता है, सेल हमेशा एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से आता है। मतलब एक सेल है, उससे दूसरा सेल डिवीजन होगा, उससे दूसरा सेल डिवीजन होगा, इसकी प्रोसेस होती है मिटोसिस, मियोसिस, ये अलग टॉपिक है, उसको अलग से पढ़ेंगे। तो जो ये क्रोमोसोम्स होता है ये तभी दिखता है जब क्या होता है, सेल डिवीजन प्रोसेस होती है, तभी हम क्रोमोसोम्स को देख सकते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं, डीएनए होते हैं। तो आप डीएनए भी एक अलग ही टॉपिक है। डीएनए के अंदर हमें मिलता है जीन, जो कि मतलब एक आप कह सकते हैं डीएनए के अंदर जो एक चीज, जो फंक्शनल चीज होती है वो होती है जीन। और जीन ही क्या होती है, हमारी जो भी मतलब पेरेंट्स से जो भी हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, और यही हमें मिलती है अपने पेरेंट सेल से, उसी के वो किसके हेल्प से मिलती है, क्रोमोसोम्स के हेल्प से। अब देखिए जैसे सेल है, सेल के बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स है। तो जो क्रोमोसोम्स को जो होल्ड करके रखता है ना, जो अंदर न्यूक्लियस के अंदर बांध के रखता है, जैसे हमने देखा था कि न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में हमने साइटोप्लाज्म करा था, जितने भी ऑर्गेनेल्स थे उनको होल्ड करने के लिए, वैसे ही न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स को होल्ड करने के लिए जो प्रोटीन होता है उसका नाम होता है हिस्टोन। ये आपको क्वेश्चन पे पूछा जा सकता है कि कौन सा प्रोटीन होता है, वो होता है हिस्टोन। ठीक है, इट कैरी द जीन्स एंड हेल्प इन हेरिडेटरी और ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ये क्या करता है, अपने पेरेंट्स की सेल में क्या ले जाता है, अपनी चाइल्ड में या ऑफस्प्रिंग में क्या ले जाता है, ये उनकी कैरेक्टरिस्टिक
कैरेक्टरिस्टिक को लेके जाता है। ये हो गया हमारा क्रोमोसोम्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे सेंट्रोसोम्स के बारे में। देखो सेंट्रोसोम्स क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स होता है ना, एक तरीके से एक एंड की तरफ एक ज्वाइंट होता है। ये क्या करता है कि क्रोमोसोम्स को दो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करता है। इट सेपरेट द क्रोमोसोम्स इनटू टू पार्ट्स, शॉर्ट आर्म एंड लॉन्ग आर्म। ये आप फिगर में देख सकते हैं, शॉर्ट आर्म एंड लॉन्ग। द क्रोमोसोम्स कंटेन टू आइडेंटिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड सिस्टर क्रोमोलॉइड्स। मतलब आप इसमें बस इतना याद रखिए कि ये क्या करता है, क्रोमोसोम्स को टू पार्ट में डिवाइड करता है, सेंट्रोसोम्स। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोटाइड के बारे में। देखिए इससे पहले हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा है, जो एक उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है जो कि न्यूक्लियस के चारों तरफ होती है, जो साइटोप्लाज्म से उसको अलग रखती है। बट कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या नहीं होती, सेल वॉल नहीं होती। मतलब अगर मेरे पास एक सेल है, ठीक है, अब ये बीच में हमारे पास न्यूक्लियस है, मैंने बताया था यहाँ पे क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। उसमें ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, तो उसमें क्या होता है, जो हमारा न्यूक्लियस होता है ना, ये फिक्स जगह में नहीं रहता। ये इधर भी जा सकता है, इधर भी मिल सकता है, कैसे भी मिल सकता है। तो इससे क्या होता है, इसके थोड़ा फंक्शनल क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो ये क्या, इट इज नॉट इनक्लोज्ड बाय द मेम्ब्रेन एंड देयरफॉर हैज इमीडिएट कांटेक्ट विद सराउंडिंग साइटोप्लाज्म। बस जब मेम्ब्रेन ही नहीं होगी तो साइटोप्लाज्म के डायरेक्ट कांटेक्ट में होगा ही होगा। उसके बाद इसमें क्या क्या कंटेन होगा, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, ये सारी किस्में होगी न्यूक्लियोटाइड में। ये हम जब यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक पढ़ेंगे उसमें भी इसका डिस्कस होगा। देखिए अब हम पढ़ेंगे वैक्यूल्स के बारे में। वैक्यूल्स क्या होता है, जैसे कि सेल है, सेल सब कुछ बनाएगा, प्रोटीन्स बनाएगा। अब उसको स्टोर करने के लिए, रखने के लिए कोई ना कोई जगह तो चाहिए होगी सेल को। तो जो एक स्टोरेज होता है, जैसे हमारे घर में एक स्टोर रूम होता है सब कुछ रखने के लिए, वैसे ही सेल में एक स्टोरेज रूम होता है जिसको हम कहते हैं वैक्यूल्स। ये क्या होता है, ये मेनली एनिमल्स में ही पाया जाता है, प्लांट सेल, दोनों सेल में पाया जाता है। बट जो प्लांट सेल होते हैं उसमें इसकी मात्रा ज़्यादा होती है। मतलब जो इसका वॉल्यूम होता है प्लांट सेल में, वो 50 से 90% उसके वॉल्यूम के अकॉर्डिंग ये इसमें प्लांट सेल में ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, देखो स्टोरेज सैक फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट, कुछ भी हो, सॉलिड हो या लिक्विड हो, वो सब स्टोर करने के लिए वैक्यूल्स का यूज होता है। एम्प्टी स्ट्रक्चर इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में एक खाली जगह होती है, उसमें होता है। लार्ज वैक्यूल्स आर कॉमन इन प्लांट। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि जो प्लांट्स होता है उसमें ज़्यादा पाया जाता है। मीन्स जो प्लांट सेल का जो वॉल्यूम होता है ना, उसका 50 से 90% तो वॉल्यूम इसी का ही होता है, वैक्यूल्स का। तो इसका मतलब जो लार्जेस्ट हमारा वैक्यूल्स मिलेगा वो किस में मिलेगा, प्लांट में मिलेगा। और वो किस में मिलता है सबसे ज़्यादा, वो मिलता है अनियन शेल में। मतलब जो हमारा प्याज होता है ना, प्याज के जो बाहर का जो पार्ट होता है जिसको हम पील कहते हैं, ऑनियन पील में मिलता है सबसे ज़्यादा बड़ा जो हमारा वैक्यूल्स होता है। और जो सबसे छोटा मिलता है वो मिलता है एनिमल्स में, वो मिलता है जो हमारे चिक सेल होते हैं, मतलब जो हमारे गाल के सेल्स होते हैं, उनमें हमारे सबसे छोटा वैक्यूल्स मिलता है। इन सम प्लांट, देखिए बता चुका हूँ मैं आपको, 50 से 90% वॉल्यूम होता है। और उनमें क्या स्टोर होता है, जैसे स्टार्च हो गया, एमिनो एसिड हो गया, जो चीज़ हमारा सेल प्रोडक्शन कर रहा है वो सारा हमारा किसमें स्टोर होता है, वैक्यूल्स में होता है। अब हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, ये मेनली किसके, जो न्यूक्लियस होता है उसके आसपास कनेक्टेड होता है, बिल्कुल पास में ही कनेक्टेड होता है। इसका काम क्या होता है कि जो भी हमारा मटेरियल, प्रोटीन बन रहा है, एसिड बन रहा है, स्टार्च बन रहा है, उसको सेल, अब देखो सेल में बहुत सारे ऑर्गेनेल्स हैं, अब हर जगह कुछ ना कुछ पहुंचाना है, तो वो एक चैनल की तरह ही काम करता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। ऐसा भी हो सकता है कि एक सेल से बाहर दूसरे सेल को कुछ चाहिए, कुछ जो प्रोटीन चाहिए, उसका भी कौन ट्रांसफर करेगा, हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसको हम क्या कहते हैं, चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल बिटवीन टू डिफरेंट रीजन। ठीक है, अब देखो ये भी, इसके दो टाइप है, मतलब ये दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक है रफ ER, एक है स्मूथ। मीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए सबसे पहले हम रफ ER पढ़ रहे हैं। देखिए इसका नाम रफ क्यों होता है, जब साइंटिस्ट ने इनको माइक्रोस्कोप से देखा तो जो इनकी जो आउटर मोस्ट लेयर थी, आप फिगर में देख सकते हैं, उसमें क्या था कि बाहर क्या था, एक प्रोटीन लगा था जिसका नाम था राइबोसोम्स। तो वो अब जब कोई बाउंड्री है उसके बाहर कुछ लगा होगा तो उसकी बाउंड्री फिनिश एकदम बिल्कुल साफ नहीं दिखेगी, इसलिए उसका नाम लिख दिया रफ ER। तो उसके चारों तरफ क्या था, प्रोटीन था। कौन सा प्रोटीन था, उसका नाम है राइबोसोम्स। तो इसका जो रफ ER होता है, इसका मेन वर्क यही होता है कि जो हमारा प्रोटीन है उसको सिंथेसाइज करना, मतलब उसको छानना, जो भी उसमें से बेकार पार्टिकल उसको अलग करके एक तरीके से प्रोटीन को सिंथेसाइज करना है, इसका काम होता है रफ ER का। उसके बाद आता है हमारा स्मूथ ER। इसका काम क्या होता है, इसके दो काम होते हैं। इसका एक काम क्या होता है कि जो हमारे फैट मॉलिक्यूल्स है, जैसे आप कह सकते हैं लिपिड, मतलब जो मैं आपको पहले समझा चुका हूँ, जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, थोड़े कैसे होते हैं, ऑयली टाइप्स के होते हैं। तो ये जो SER होता है, स्मूथ ER होता है, ये उन सब का प्रोडक्शन करता है, मैन्युफैक्चर होता है यहाँ पे। और इसका मेन काम क्या होता है, जैसे जो हमारे सेल में जो बेकार चीज़ें, मतलब कौन सी चीज़ें जो हमारे टॉक्सिक्स है, उनको क्या करता है, हटाता है। इट कंप्लीट डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ब्लड, मतलब जो हमारे खून में, जो भी हमारे सेल में जो भी टॉक्सिक चीज़ें होती है, जो भी
क्या जहरीली चीज़ें होती है, जो अनयूजफुल अनवांटेड चीज़ें होती हैं उनको क्या करता है, छान के अलग कर देता है। वो किसका काम होता है, स्मूथ ईआर के। एक ने प्रोटीन निकाला, एक ने क्या करा कि उसमें से जो टॉक्सिस थी वो अलग कर दिए, उसके बाद ये आगे गोल्गी बॉडी में भेजते हैं और ऐसे ही आगे पार्ट्स में जाता है। अब हम गोल्जी एपरेटस के बारे में पढ़ेंगे, जिसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। इसका मेन वर्क एक पोस्ट ऑफिस की तरह होता है। जैसे कि हम कोई मैसेज लेके जाते हैं तो पोस्ट ऑफिस में हम उसको एक एनवेलप के अंदर डालते हैं ताकि हमारा मैसेज में कोई चेंजेस ना आए या कोई डिस्ट्रॉय ना हो हमारा मैसेज, उसके बाद हम उसको किसी एक डेस्टिनेशन में भेजते हैं। वैसे ही वर्क होता है हमारा गोल्जी एपरेटस का। ये किसकी तरफ वर्क करता है, एज अ पोस्ट ऑफिस। ये क्या करता है कि जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं, जो हमारे केमिकल्स होते हैं, उनको रीपैकेज करता है और उसके बाद वो उसको आगे फॉरवर्ड करता है। इट रीपैकेज द प्रोटीन्स फ्रॉम रफ ER देन सेंड टू 3 पार्ट। जो हमें ER से हमने पहले टॉपिक में पढ़ा, अभी जो ER से हमें प्रोटीन्स मिलता है उनको क्या करता है, रीपैकेज करता है। ये कहाँ कहाँ भेजता है, एक भेजता है वैक्यूल्स में, ये हम वैक्यूल्स का फंक्शन पहले ही पढ़ चुके हैं। एक भेजता है सेल मेम्ब्रेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखो क्या होता है कि जैसे अगर हम प्लांट्स की बात करें तो कई बार क्या होता है कि जैसे जो सेल होता है ना वो डैमेज हो जाता है, जो सेल के बाहरी पार्ट होता है, मेम्ब्रेन होती है, वॉल होती है, वो डैमेज हो जाती है। तो उसको रिकवर करने के लिए क्या करता है जो गोल्जी एपरेटस होता है, ये वहाँ पर प्रोटीन पैकेज भेजता है उस चीज़ को रिकवर करने के लिए। थर्ड है हमारे पास है आउट ऑफ द सेल फॉर अनदर सेल। अब ऐसे देखो जो हमारी बॉडी है उसमें मिलियंस ऑफ सेल है। अब ऐसा हो सकता है कि एक सेल से दूसरे सेल को चाहिए हो, तो जो गोल्जी एपरेटस होता है ये एक तरीके से क्या करता है, एक सेल से दूसरे सेल में भी हमारे प्रोटीन पैकेजेस को क्या करता है, पास करता है। आप समझ सकते हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हमें, या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो हम जैसे पोस्ट ऑफिस एनवेलप पास करते हैं। अब हम पढ़ते हैं लाइसोसोम्स के बारे में। देखिए ये क्या होता है, जैसे आप पता है हमारी बॉडी में भी एक डाइजेस्टिव सिस्टम है जो कि हमारे वेस्ट मटेरियल को डाइजेस्ट करता है, एंजाइम्स होते हैं उसमें। वैसे ही हमारे जो सेल में होता है उसमें जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल, सेल का वेस्ट मटेरियल होता है उसको डाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है। इसलिए हम लाइसोसोम्स को हम डाइजेस्टिव बैग भी कहते हैं। इट इज़ अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल। मतलब ये एक तरीके से जो सेल है ना उसको क्लीन करता है, तो हम कह सकते हैं इसको एक क्लीनिंग सिस्टम ऑफ द सेल भी कहते हैं। तो बट इसकी ना एक इसमें क्या बात होती है कि ये कई बार अपना आप को खुद ही डाइजेस्ट कर लेता है। मतलब अगर इसको कोई प्रोटीन ना मिले डाइजेस्ट करने के लिए तो ये खुद को ही डाइजेस्ट कर लेता है। मतलब जब जो खुद को ही खा लेगा, खुद को ही खत्म कर देगा, तो उसका मतलब उसने क्या करा, सुसाइड करी। तो इसलिए जो लाइसोसोम्स होता है डाइजेस्टिव बैग के साथ साथ उसको हम क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग भी कहते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अब हम इसके बाद पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आते हैं। सोच लो तुम्हारे घर का जो मतलब जो मेन चीज है ना सेल की, सब कुछ क्या कर रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। मतलब पावर हाउस ऑफ द सेल। जैसे हमारा घर है, सोचो घर में बिना बिजली के कुछ नहीं हो सकता। अब बिजली कहाँ से आती है, हमारी पावर प्लांट से आती है। तो एक तरीके से ये पावर प्लांट है आपके घर का, समझ रहे हो, सेल का पावर प्लांट है। देखिए पावर हाउस ऑफ द सेल। अब देखो ये क्या करता है कि जो सेल को जितने भी पार्टिकल्स है, जितने भी सेल में ऑर्गेनेल्स है, उनको चलने के लिए जो एनर्जी चाहिए, या जितनी भी हमारी केमिकल या प्रोटीन जो भी इसके अंदर प्रोसेस हो रही है, उनको करने के लिए हमें जो एनर्जी चाहिए वो हमें कौन देता है, माइटोकॉन्ड्रिया देता है। एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज रिलीज बाय द माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ ATP। और जो वो एनर्जी रिलीज करता है उसको हम कहते हैं ATP, जिसकी फुल फॉर्म होती है एंडरोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। अब इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं, आपसे पूछ लेगा पावर प्लांट ऑफ द सेल, तो उसको हम कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखो अगर ये पावर प्लांट है, अब पावर प्लांट से हमारे पास क्या आती है, करंट आती है। तो अब हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हमें क्या दे रहा है एनर्जी की फॉर्म में, ATP दे रहा है, तो हम ATP को करंट बोल सकते हैं। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर प्लांट कह रहे हैं तो ATP को हम क्या कह सकते हैं, करंट कह सकते हैं। अब जो ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसका अपना खुद का DNA होता है और राइबोसोम्स, अपना राइबोसोम्स होता है। राइबोसोम्स मतलब आप समझ लो कि एक तरीके से प्रोटीन होता है। हम पढ़ेंगे प्लास्टिड्स के बारे में। देखिए जो प्लास्टिड्स होता है वो सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, एनिमल में एब्सेंट होता है। आप याद रखिए कि जो भी चीज, जो भी ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद बनाते होंगे उन्हीं में प्लास्टिड्स पाया जाएगा। जिनको जो अपना फूड खुद बनाते हैं उनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक्स, और जो दूसरों पे डिपेंड होते हैं उनको कहते हैं हम हेटरोट्रॉफिक्स। ऑटोट्रॉफिक्स कैसे हो गए, जो प्लांट्स हो गए ये अपना फूड खुद बनाते हैं। हम एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स ये किस में आते हैं, हेटरोट्रॉफिक्स में। क्यों, क्योंकि जो हम फल फ्रूट जो भी हम यूज करते हैं वो प्लांट का बनाया हुआ फूड होता है। तो जो भी अपना फूड खुद बनाएगा उसको हम कहेंगे प्लास्टिड्स। अब देखो जो प्लांट्स होता है वो अपना फूड खुद बनाने के लिए एक प्रोसेस यूज करते हैं, फोटोसिंथेसिस, उसको अलग से पढ़ेंगे। उसमें क्लोरोफिल का यूज करता है। तो वो जो सारा काम होता है वो कहाँ पर होता है, प्लास्टिड्स में होता है। तो इसलिए इसको किचन ऑफ द सेल भी कहते हैं हम। प्लास्टिड जो होता है उसको हम किचन ऑफ द सेल भी कहते हैं। अब ये दो टाइप्स के पाए जाते हैं, कुछ कलरफुल होते हैं, कुछ कलरलेस होते हैं। जो कलरफुल
उसको हम कहते हैं क्रोमोप्लास्टिड्स, और जो कलरलेस होते हैं उनको हम कहते हैं ल्यूकोप्लास्टिड्स। देखिए जो कलरफुल हो गए, जैसे ग्रीन कलर का हो गया, तो ग्रीन कलर का एक पिगमेंट होता है, उसको हम कहते हैं, ग्रीन कलर के पिगमेंट को कहते हैं क्लोरोफिल, और उसको हम पूरे को जो हमारा वो ग्रीन कलर का प्लास्टिड्स होता है उसको हम कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, व्हाइट कलर में जो कलरलेस होता है उसको, उसमें मेनली आता है हमारा स्टार्च, और जैसे हमने पीछे पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया में उसका खुद का डीएनए होता है, आरएनए होता है और खुद के प्रोटीन होता है, वैसे ही हमारा जो प्लास्टिसाइड्स होता है उसका खुद का डीएनए होता है, प्रोटीन होता है, जिससे वो कोई भी मतलब नया प्रोटीन या कुछ भी अपनी प्रोसेस खुद कर सकते हैं। अभी तक हमने सारे जितने भी ऑर्गेनेल्स सेल के अंदर है वो हम सब पढ़ चुके हैं। ये हमारा थ्योरी सेशन था। इसके बाद एक अलग से वीडियो आएगी नेक्स्ट, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस एमसीक्यू देखेंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर में। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए बेल आइकन में प्रेस करें।